हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं मनीष अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान अकाडमी पर। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके पार्ट 5 के बारे में, जो कि है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स का 5वां पार्ट है। अब तक हमने 4 पार्ट्स कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है ना। इसमें 2 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, जो कि अल्पसंख्यकों के बारे में बात करता है, माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करता है। पहले हम इन आर्टिकल्स को पढ़ने से पहले 2 बातें बता देना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक होते क्या हैं, माइनॉरिटीज़ होते क्या हैं। तो पहली बात यह है कि हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों को डिफाइन नहीं किया गया है कि अल्पसंख्यक कौन से हैं। अल्पसंख्यक जाति के आधार पर भी हो सकते हैं, और धर्म के आधार पर भी हो सकते हैं, भाषा के आधार पर भी हो सकते हैं, लिपि के आधार पर भी हो सकते हैं, अपनी संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं, ठीक है। तो अल्पसंख्यक किसी भी तरीके से हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन यह है कि हमारे संविधान में जो अल्पसंख्यक है वो ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पर देखा जाए। अल्पसंख्यक एक रीजन पर देखा जाएगा, एक क्षेत्र पर, एक राज्य में देखा जाएगा। जैसे कि अब हम ऑल इंडिया पर देखा जाए तो हमारे भारत में जो रिलीजियस देखा जाए तो हिंदू धर्म मेजोरिटी में है, और सभी धर्म मतलब जैन, बौद्ध, ईसाई और जो मुस्लिम्स वगैरह हैं, पारसी वगैरह हैं, यहूदी वगैरह, ये सब क्या है, माइनॉरिटीज़ में है, और हिंदू धर्म मेजोरिटी में। किस बेसिस पे? ऑल इंडिया बेसिस पे। अब हमारे देश में कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर हिंदू धर्म माइनॉरिटीज़ में है। क्या है? माइनॉरिटीज़ में है। जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो ये क्या मेजोरिटी में है, और लोग वो हैं वो माइनॉरिटीज़ में है। तो हमारा संविधान क्षेत्र के आधार पर भी और ऑल ओवर इंडिया के आधार पर भी, मैं माइनॉरिटीज़ किसी भी जगह पर, भारत के किसी भी एक स्पेसिफिक क्षेत्र में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में माइनॉरिटीज़ है वो माइनॉरिटीज़ कंसीडर की जाएगी। और माइनॉरिटीज़ किसी भी तरीके से कोई भी हो सकती है, किसी भी तरीके से इसको डिफाइन नहीं किया गया है। माइनॉरिटीज़ के 2 टर्म्स हमने समझ लिए। अब स्टार्ट करते हैं माइनॉरिटीज़ के बारे में। अब आएगा अच्छी तरीके से मजा समझने में। चलो, आर्टिकल 29 ये क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों के हित में संरक्षण देता है। कौन सा? आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 के 2 क्लॉज हैं। वो कहता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो कि भाषा के आधार पर, जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, बोली के आधार पर, या फिर अपनी किसी संस्कृति के आधार पर, अगर वो व्यक्ति है माइनॉरिटीज़ में है, तो माइनॉरिटीज़ में है तो क्या होता है, तो उनको क्या है, वो अपनी संस्कृति को वो संरक्षण कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं एग्जांपल दूं कि भाई नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियंस लोग ज़्यादा हैं और जनजातीय लोग ज़्यादा हैं। तो जनजातियों में यह परंपरा है कि जो शादी होती है ना, तो शादी होने के बाद जब एक लड़का और लड़की जब शादी करते हैं तो लड़का है ना अपने घर को छोड़कर लड़की के घर जाता है। इस प्रकार की परंपरा है नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन मेन इंडिया में देखा जाए तो शादी होती है तो लड़की अपने घर को छोड़कर लड़का के घर जाती है, ऐसा ही तो होता है। लेकिन वहाँ पर देखा जाए तो वहाँ की परंपरा अलग है। तो वह अपनी इस परंपरा को, अपनी इस रीति रिवाज को, अपनी इस संस्कृति को बनाए रख सकता है। इस प्रकार का अधिकार कौन देता है? हमारा आर्टिकल 29 देता है। मतलब आप जिस प्रकार की आपकी संस्कृति है आप उसको प्रोटेक्शन कर सकते हो। एक दूसरा है कि भारत में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और भारत के नागरिकों को यह अधिकार है कि उन्हें भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर उसे स्कूल में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। 3 कौन कौन से बेसिस पर? भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर उसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ने से नहीं रोका जा सकता। हालांकि इनसे अलग कोई भी ग्राउंड है, 5वां, चौथा, 5वां, 6वां जो ग्राउंड है उस पर रिस्ट्रिक्शन दे सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे भारत में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो ओनली लड़कियों के लिए ही हैं, मतलब लड़की ही पढ़ाई कर सकती हैं उसमें, या ओनली लड़कों के लिए है, मतलब लड़के ही, स्पेसिफिक लड़के हैं वही पढ़ाई कर सकते हैं। इस प्रकार की सुविधा हमारे आर्टिकल 29 में है। अब सपोज कीजिए और हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियरिटी आएगी आर्टिकल में कि हमने कह दिया कि किसी के साथ जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो सपोज़ कीजिए कि कोई मुस्लिम लड़की है जो कि हमारे स्कूल में पढ़ने आती है। कोई स्कूल है जो कि हिंदुओं का स्कूल है, ठीक है, वहाँ पर कोई मुस्लिम लड़की है पढ़ने आती है। तो वो अभी मुस्लिम्स में क्या होता है कि वो बुर्खा पहन के आती हैं लड़कियाँ, घर से बाहर निकलती हैं तो इनमें यह बात है कि वो बुर्खा पहन के आती हैं, काला सा बुर्खा पहन के आती हैं, ठीक। अगर एक क्लास में 80 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से ओनली एक महिला लड़की ऐसी है जो पढ़ रही है, वो बुर्खा पहन के आती है, तो आपको नहीं लगेगा कि उसे थोड़ा और फील लगेगा, मतलब गिल्टी फील होगी, उसे लगेगा क्या मैंने क्या पहन लिया। सभी लोग उसे देखेंगे उसे लोग सब देखेंगे, उसे बेइज्जती सी फील होगी अपने आप में, होगी नहीं होगी। उसी तरह अगर कोई बंदा है जो कि क्रिश्चियन से मतलब इंग्लिश बोलता है, ओनली और इंग्लिश में बात करता है, ठीक है, और सब लोग हैं वो अपने लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो बंदा इंग्लिश में बोलेगा तो सभी लोग उसकी नकल उड़ाएंगे। क्या है? सब उसकी नकल उड़ाएंगे, उससे मतलब यह कि चहकाएंगे उसे और सब मिसबिहेव करेंगे। उसे भी क्या है, गिल्टी फील होगी अपने आप में। क्या गिल्टी फील होगी? तो इसका भी प्रावधान किया गया हमारे
आर्टिकल 30 में। इसमें क्या प्रावधान किया गया आर्टिकल 30 में? आर्टिकल 29 और 30 दोनों ही दोनों ही आर्टिकल्स हैं ओनली भारत के नागरिकों को मिलते हैं और किसी व्यक्ति को नहीं मिलती, सही है, विदेशी नागरिकों को नहीं मिलते, ठीक है ना। अब आर्टिकल 30 क्या कहता है? यह कहता है कि कोई भी जो माइनॉरिटीज़ है, किसी भी आधार पर माइनॉरिटीज़ है, तो जो माइनॉरिटीज़ को डिफाइन तो नहीं किया गया है, लेकिन इसमें आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज़ को डिफाइन किया गया है। माइनॉरिटीज़ वो जो धर्म के आधार पर माइनॉरिटीज़ है या फिर भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटीज़ है, वही अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकती हैं। मतलब आर्टिकल 30 कहता है कि कोई भी माइनॉरिटी जो कि भाषा के आधार पर हो या फिर धर्म के आधार पर हो, ठीक है, लैंग्वेज पर या रिलीजियंस पर, किसी भी आधार पर माइनॉरिटीज़ है, तो वह एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकती हैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, ठीक। इसमें और क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि सपोज़ कीजिए कि किसी माइनॉरिटीज़ ने अपना एक स्कूल है, कॉलेज है, खोल लिया है, अपनी संपत्ति खरीद ली है। अब राज्य सरकार को जरूरत पड़ती है कि उस जगह से कोई रोड निकालना है, रेलवे निकालना है, हवाई अड्डे निकालना है, कुछ भी एयरपोर्ट निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो उसकी जगह को कैप्चर करना होगा उसे, ठीक है। तो कैप्चर तो कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार का यह भी अधिकार बनता है कि उस जगह को वो ले ले, तो उतनी ही जगह, उतनी ही अमाउंट की जगह है, उतना पैसा जगह बन रही है, उतना पैसा या उतनी ही जगह उस एजुकेशन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दे, जिससे कि वह अपनी पढ़ाई को अपने बच्चों को सुचारू रूप से पढ़ाई जारी रख सके, ठीक। इसमें तीसरी व्यवस्था क्या की गई है? इसमें कहा गया है कि सपोज़ कीजिए कि कोई माइनॉरिटीज़ है जिसे पैसों की ज़रूरत पड़ रही है अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बनाए रखने के लिए, ठीक है, तो वह राज्य से सहायता मांगती है। तो राज्य ऐसा नहीं कर सकता कि किसी बहुसंख्यक, कोई मेजोरिटी में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई जाति है, कोई मेजोरिटी में कोई धर्म है, वो उसका भी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसको तो पैसे दे रहा है ज़रूरत पड़ने पर, राज्य सरकार दे रही है उसे। लेकिन अगर माइनॉरिटी वाला जो बंदा है, वो अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पैसे मांगता है, माइनॉरिटी वाला बंदा सुचारू रूप से अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए पैसे मांगता है, तो राज्य सरकार उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकती। अगर मेजोरिटी को दे रही है तो माइनॉरिटीज़ को भी उसे देना होगा, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकती है, ठीक है ना। आर्टिकल 29 और 30 ओनली अल्पसंख्यकों के बारे में बात करती है। इस बात को ध्यान रखना कि हमारे जो संविधान में अल्पसंख्यकों को डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। अल्पसंख्यक रीजन के हिसाब पर बेसिस पे भी हो सकते हैं और लोअर इंडिया पे बेसिस पे हो सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल का जो है ना, जो पार्ट है वो 5th पार्ट था, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।